Everyone, welcome to our YouTube channel Physics Zone. Today I am here with a very important topic, Coulomb's law. Let's start Coulomb's law. Coulomb's law को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि Coulomb's law पिक्चर में कैसे आया, Coulomb ने क्या कुछ किया था, इससे पहले क्या कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो Coulomb ने क्या किया था कि बहुत सारे चार्जेस लिए एंड उन चार्जेस को फिर अलग अलग डिस्टेंसेस पर रखा और कोई भी दो चार्जेस कंसीडर किए एंड उनके बीच में टॉर्जन बैलेंस की हेल्प से फोर्स कितना लग रहा है वो कैलकुलेट किया। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग चार्जेस को लेके अलग अलग डिस्टेंसेस पर रख के देखा और फोर्सेस कैलकुलेट किए, तो उन्हें क्या पता चला, उन्हें पता चला कि जो फोर्स है हमारा वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि दो चार्जेज हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। और जो दोनों चार्जेज हैं उनकी हम प्रोडक्ट करें तो उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2, यानी जो भी हमने दो चार्जेस लिए थे, जैसे ये एक चार्ज लिया यहाँ पे Q1, यहाँ पे एक चार्ज लिया Q2, इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस ले ली R है। तो उन्होंने क्या पाया कि जो फोर्स हमारा लग रहा है इन दोनों के बीच में वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड जो फोर्स लग रहा है वो R स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्केयर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि फोर्स जो है हमारा वो Q1 Q2 बाय R स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को भी हटाना पड़ेगा हमें। इसके लिए हमने क्या लिया, K Q1 Q2 बाय R स्केयर। जो ये K जो है यहाँ पे ये है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड K की वैल्यू क्या होती है हमारी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम्ब स्केयर। और K को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/4πε0। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट है ये है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एंड एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्केयर पर न्यूटन मीटर स्केयर। नाउ हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं। कोई भी दो चार्जेज अगर हमें गिवन है, उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं, उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है। सो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अगर हम लिखें, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, अगर मैं कहूँ कि आपको लिखना है इन फ्री स्पेस, तो कैसे लिखेंगे हम, F0 इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4πε0 R स्केयर। ये लिख दिया हमने फ्री स्पेस के अंदर। अब अगर हमें कोई मीडियम गिवन है, जैसे कोई भी मीडियम गिवन है अगर हमें, तो हम उसके लिए फोर्स कैसे लिखेंगे, जैसे फोर्स किसी मीडियम के लिए,
तो वहाँ पे Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन m हो जाएगा। यहाँ पे मीडियम का के लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, ये तो था हमारे लिए, हमारे पास क्या था, ये अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये उस मीडियम के अंदर क्या होगी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वो होगी यहाँ पे, और आर स्क्वायर। अब अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना हो एफ नोड और एफ एम में, तो हम कैसे लिखेंगे, एफ नोड अपॉन एफ एम कैसे लिखेंगे, अगर इसको हम इससे डिवाइड कर दें तो Q1 Q2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगी, आर स्क्वायर भी। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, ई एम बाय ई नोड, और ई एम बाय ई नोड जो होता है ये इक्वल होता है के। ये है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी, ये इक्वल रहता है ई आर के, जो क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। के को और क्या कह सकते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम के को। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं हम, जैसे हमारे पास शुगर गिवन है, हमें वाटर के अंदर डिजोल्व करनी है शुगर को, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहता है ये इन, या फिर कहें रिलेटिव परमिटिविटी, इसका क्या रोल होता है कि वैसे तो जब एयर में रहती है तो इसके शुगर के क्रिस्टल्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं, बट वाटर में जाते ही वो डिजोल्व हो जाते हैं। तो इसका क्या रीजन है, कैसे क्या होता है इसमें, इसमें जो एयर में होता है के की वैल्यू वो 1 होती है। अब हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के। अब अगर के कम है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, वो कम होगा। अब अगर हम देखें शुगर को, जब एयर में शुगर होती है तो क्या होता है, उसके लिए के की वैल्यू 1 होती है। जब वाटर में शुगर होती है तो उसके लिए के की वैल्यू होती है 80, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का जो होता है वो 80 होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो के किस में ज़्यादा है, वाटर में ज़्यादा है। वाटर में ज़्यादा है इसका मतलब इन्वर्सली है ना, तो वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, कम होगा। वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, जैसे उनके क्रिस्टल्स के बीच में जो बॉन्डिंग रहती है उनमें जो फोर्स है वो कम हो गया, तो क्या होगा, वो टूट जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो और वाटर के साथ बॉन्ड बनाएंगे और वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो यही रीज़न है कि वाटर में जो शुगर है वो डिसॉल्व हो जाती है। अब कूलॉम्स लॉ के लिए की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, तो लिमिटेशंस क्या रहेंगी इसकी, इसकी लिमिटेशंस कुछ इस तरह से हैं, जैसे जो कूलॉम्स लॉ है वो ओनली वैलिड है फॉर पॉइंट चार्ज, ओनली वैलिड फॉर
point charges। सेकेंड लिमिटेशन इसकी है कूलम्ब्स लॉ is not obeyed at a distance of 10⁻⁻15 मीटर। क्यों? क्योंकि आगे न्यूक्लियर फोर्सेस आ जाते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्सेस का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक। और lesser than it because here come nuclear charge as radius of nucleus is 10⁻⁻15। Now we will discuss Coulomb's law in vector form। Now vector form of Coulomb's law। हमारे पास गिवन है दो चार्जेस, एक है Q1 एक है Q2। अब अगर हमें फोर्स लिखना हो, जैसे Q2 के ऊपर फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से, तो इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अगर Q1 के ऊपर फोर्स लग रहा है तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसको ऐसे लिखेंगे हम। डिस्टेंस लिखनी है तो डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, R1 से 2 तक जा रहा है तो 1 2 लिखेंगे, अगर 2 से 1 तक जा रहा है तो R21 लिखेंगे। ओके। नाउ अगर हम लिखें फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 तो कैसे लिखेंगे, F Q1 पर लिखना है हमें तो 1 2 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2 Q2 की वजह से लिख रहे हैं, तो इसको लिखें K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे 1 2 है तो R क्या आएगा 2 1, इसका स्केयर। और हमें डायरेक्शन देनी है इसमें, इसलिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे, तो R21 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दी और डायरेक्शन भी दे दी। ओके। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R21 स्केयर। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर तो हम लिखेंगे वेक्टर, यानी न्यूमरेटर में हम लिख देंगे वेक्टर और डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे। इस टाइप से हम यूनिट वेक्टर को लिखते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब हो जाएगा, 2 ये है 1 ये है, क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्शन के लिए वेक्टर R21। ओके।
अब हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसको कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन Q2 के लिए 2 और 1 की वजह से है तो 1। इसको लिखेंगे के Q1 Q2 अपॉन 2 1 है तो उल्टा होएगा 1 2 होएगा यहाँ पे, ये स्केयर इनटू डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इसको लिख देंगे के Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू R वेक्टर 1 2। ओके, अब हम लिख सकते हैं इसको R12 जो है वो होते हैं -R21 के इक्वल, एंड F12 जो है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ F21। कैसे हुआ? मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट है। इसमें देखो डिस्टेंस दोनों के बीच सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, बट डायरेक्शन अलग ली है हमने, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन ली है, इसलिए हमने R12 लिख सकते हैं हम नेगेटिव ऑफ R21। फोर्स भी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ लिखा हमने। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है दोनों, बस डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू सून।